हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम इस वीडियो सीरीज में जो है एनआईयूएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ब्लॉक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोर्स है फिर उनके अंदर ब्लॉक्स है, तो जैसे फर्स्ट लेके लास्ट तक सारे हम कवर करेंगे। तो इससे पहले जो है हम 3 वीडियोज में कोर्स 501 कर चुके हैं, उसके 3 ब्लॉक्स के क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक नए कोर्स की शुरुआत जो कि कोर्स 502, जिसका ब्लॉक 1 जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो नाम इस ब्लॉक का है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेसेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसमें क्या कुछ आता है, जैसे कि आप नाम से देखते हो, लर्निंग प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ लर्निंग आते हैं, टीचिंग के अप्रोचेस, लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, ये अप्रोचेस आते हैं। फिर इसमें आते हैं मेथड्स ऑफ जो टीचिंग है, जैसे कि प्रोजेक्ट, प्ले वे, डिस्कवरी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी। ठीक है, ये सब मेथड्स आते हैं। तो मतलब टीचिंग एग्जाम्स के लिए और स्पेसिफिकली क्योंकि हम DTPSB की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। आप सबको ध्यान से इस PDF को जो है पढ़ना है। ठीक है, सो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मतलब आई होप आपने ये ब्लॉक पहले पढ़ लिया और फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम सुमीत है। सो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो इंग्लिश में है। ठीक है, तो मेरे को काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि आप हिंदी में क्यों नहीं कराते हो, आप हिंदी वालों से क्या आपका कुछ है दिक्कत। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं ही दिक्कत हुआ एक्चुअली। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि मैंने बचपन में हिंदी नहीं पढ़ी है, मैंने बचपन में पंजाबी पढ़ी अपने स्कूल में। तो अब मुझे हिंदी इतना अच्छे से नहीं आती है, मतलब मुझे हिंदी आती है, बट जो हिंदी आप समझ रहे हो ना, बुकिश लैंग्वेज होती है हिंदी की, वो मुझे समझ में नहीं आती है। अब दिक्कत ये है कि इसको मैं पढ़ाऊँ कैसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन ही बहुत बेकार है। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। हिंदी मैंने बाद में एडिशनल करके और वो सब करके सारे जो एग्जाम्स दिए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, हिंदी का तो मैंने कोर्स भी लिया था फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो वही है, इसलिए बट मैंने कोशिश करी है कि इस वीडियो के आधे क्वेश्चन और इस वीडियो के बाद जो भी वीडियोस बनेंगी ना, मैं कोशिश करूंगी कि उनमें हिंदी एटलीस्ट मैं ट्रांसलेट करके क्वेश्चन और ऑप्शंस डाल दूं, फिर समझाऊंगी। जो मैं वो नॉर्मल जो मैं ये इंग्लिश यूज कर रही हूँ ना, हिंदी यूज कर रही हूँ, ये जो मैं कर रही हूँ उसी में समझाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से है कि हाँ किस टॉपिक की जो है बात है। क्योंकि बाकी तो बात वैसे हिंदी में हो रही होती है, तो वो समझ में आ ही जाएगा, आई होप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अभी इंग्लिश में आएंगे, उसके बाद मैंने हिंदी में ट्रांसलेट जो करे हैं, अभी अगली वीडियो से हिंदी में ट्रांसलेटेड आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इमिटेशन को हिंदी में अनुकरण कहते हैं आई थिंक, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो ये मैं आपको ट्रांसलेटेड हिंदी बता रही हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा भरोसा रखें कि मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके करा है, तो थोड़ा अपना भी आप देख लें, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उस लैंग्वेज में, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि उसने मेरे को सही ट्रांसलेट करके दिया है या नहीं। ठीक है, तो इमिटेशन में और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या डिफरेंस है, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इमिटेशन इन्वॉल्व्स कॉपिंग अ बिहेवियर व्हाइल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व जजिंग एंड थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन। कि इमिटेशन जो अनुकरण है वो नॉर्मली सिर्फ कॉपी करना होता है, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो कॉपी करने से पहले मतलब उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व इन द सेंस कि उसके बारे में सोचना, और अगर हमने ये किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो सब भी सोचना होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, इमिटेशन इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इमिटेशन। कि मतलब आप समझ रहे होगे वो। तो ऑप्शन सी है, इमिटेशन एक कॉन्शियस चॉइस है, मतलब सोच समझ के की जाने वाली चॉइस है, और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है वो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब इनवॉलंटरी, अपने दिमाग से, मतलब बिना सोचे समझे होता है वो। ठीक है, डी हमारे पास है, इमिटेशन इज फॉर यंग चिल्ड्रन वाइल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इज फॉर अडल्ट। ठीक है, कि जो इमिटेशन है वो बच्चे ही करते हैं और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है बड़ों में देखी जाती है। तो अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज इमिटेशन, यानी कि जो अनुकरण होता है, इट इन्वॉल्व्स कॉपिंग बिहेवियर। सिर्फ मतलब सामने वाला कर रहा है, उसको देख के बच्चे ने वही करा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, बट जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, इसमें नाम भी देखो ना, लर्निंग आ रहा है, कुछ सीख रहा है, तो सीखेगा कैसे, जब वो सामने वाला मतलब कोई भी इंसान कुछ कर रहा है तो उसको अगर उसे रिपीट करना है तो वो सोचेगा कि अगर मैं ये करूंगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो भाई है कि जो इमिटेशन होता है, जैसे कि आप एनआईओएस के इसमें देख सकते हो टेक्स्ट में,
इमिटेशन जिसमें ऑब्जर्वर जो है कॉपी करता है बिहेवियर और रिप्रोड्यूस करता है उस बिहेवियर को बिना सोचे समझे, बट ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग होती है उसमें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी वो सोचता है। जैसे कि अगर दो भाई बहन है, ठीक है, दो छोटे छोटे बच्चे, एक ने कोई गलती करी, मम्मी ने उसको डांट लगाई, तो दूसरा अब सोचेगा, उसको इमिटेट नहीं करेगा, उस बिहेवियर को कॉपी नहीं कर देगा, वो सोचेगा कि अगर मैंने किया तो मुझे भी डांट जो है बढ़ सकती है, ठीक है। सो यही दोनों जो लर्निंग में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which learning method is based on the idea that a student's prior knowledge and experiences are used to solve the problems in inquiry based situation। ठीक है, कि कौन सा जो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से ऑप्शन में या कौन सा जो लर्निंग का मेथड है उसमें स्टूडेंट की पुरानी जो नॉलेज है, प्रीवियस जो नॉलेज है उसके दिमाग में और उसके जो पहले के एक्सपीरियंसेस है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आते हैं। आपके ऑप्शन है ए ट्रायल एंड एरर, बी डिस्कवरी लर्निंग, सी रोट मेमोराइजेशन जो रटाफिकेशन होती है, एंड डी है टीचर सेंटर्ड लर्निंग। टीचर सेंटर्ड लर्निंग में भी मतलब ये ऑप्शन एक्चुअली इजी है आपके पास, क्योंकि इसमें ना देखो एक की टर्म तो ऐसे आ जाती है इंक्वायरी बेस्ड सिचुएशन, ठीक है। तो अगर आप इसको इंक्वायरी बेस्ड सिचुएशन को देखोगे तो इससे रिलेटेड भी सिर्फ एक ही ऑप्शन इसमें जो आप देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विच इज डिस्कवरी लर्निंग। सो डिस्कवरी लर्निंग मतलब करके कुछ जो नई लर्निंग, ठीक है, डिस्कवर करना मतलब कुछ करके एक्सपेरिमेंट्स करके इस तरीके से सीखना। तो सबसे पहले तो जो एग्जाम बेस से मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से जो है क्वेश्चन जो मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि ये जेरोम ब्रूनर का दिया गया जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इन 1960s। तो डिस्कवरी लर्नर का मतलब होता है जहाँ चीज़ों को एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करके मैनिपुलेट करके एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चा सीखता है। तो इसमें प्रायर नॉलेज कैसे काम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक बच्चे को 2 ग्लास दिया, एक ग्लास में पानी था, एक ग्लास में तेल था और सामने चीनी रख दी। तो हम उससे पूछेंगे, अब उसके सामने एक प्रॉब्लम रखेंगे ना, ताकि वो सॉल्व करेगा अपनी प्रायर नॉलेज को जो है यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। तो हमने उससे पूछा कि ये बताओ कि इसमें से जो किसमें चीनी जल्दी घुलेगी। तो उसने देखा है कि तेल तो घुलता नहीं है, मतलब घर पे तो देखता होगा ना, इतना तो हमें पता होता है, पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा उसने कि अच्छा ये सब मतलब एक लर्निंग भी हो सकती है। पर और पानी तो बड़ी तेजी से उसमें चीज़ें घुल जाती है, क्योंकि हर चीज़ जब भी घोलनी होती है घर पे पानी यूज़ होता है। तो वो पहले तो अपनी प्रायर नॉलेज करके यूज़ करके जो है उसका आंसर देगा कि पानी में चीनी जल्दी घुलेगी, पर उसके बाद फिर वो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ठीक है। फिर वो करके देखेगा उस चीज़ को, पानी और तेल में चीनी घोल के देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि हाँ उसका जो ये प्रायर नॉलेज बेस्ड जो सॉल्यूशन था वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है, कि अरे हाँ ये तो सच में ही पानी में जो चीनी है वो जल्दी घुलती है। तो दिस इज हाउ प्रायर नॉलेज जो डिस्कवरी लर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होती है। जो डिस्कवरी लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिस्कवरी लर्निंग में जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो एक लर्नर सेंटर यानी कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए पूरा जो हम टीचिंग का अप्रोच लगाते हैं उसमें टीचर का क्या रोल रहता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। एक और आता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, बट हम लर्नर सेंटर्ड में टीचर का क्या रोल रहता है वो देख रहे हैं। आपके ऑप्शन है ए टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर ऑन द टॉपिक, ये लेक्चर मेथड से पढ़ाना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देना। बी टू एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्वर एंड अ फैसिलिटेटर, कि बच्चों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट देना, ठीक है, और ऑब्जर्व करना कि बच्चे उसमें कैसे सीख रहे हैं, और फैसिलिटेट करना, ठीक है, जो वो प्रॉब्लम जो भी उनके सामने आ रहे हैं, जो सिचुएशन आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पूरा ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करा देना कि इसको बस याद कर लो, नो, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में फैसिलिटेटर की तरह काम करना होता है, ठीक है, सिर्फ एक हेल्पर की तरह पूरा उसको करके नहीं देनी होती है चीज़ें, ठीक है। सी है टू इंश्योर ऑल द स्टूडेंट्स वर्क अलोन विद पीयर इंटरेक्शन, कि लर्नर सेंटर में जो बच्चा है वो उसी के सेंटर्ड मतलब बिल्कुल ऐसा, मतलब हम सोच रहे हैं ना कि वो लिटरली ले लिया कि हाँ अकेले बैठ के वो लर्नर जो है वो काम करेगा विदाउट एनी पीयर इंस्ट्रक्शन। या डी टू स्ट्रिक्टली फॉलो अ टेक्स्ट बुक विदाउट डेविएशन, कि टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग जो क्लास में है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज टू एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्वर एंड अ फैसिलिटेटर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था क्योंकि हमने बच्चे को ध्यान में करा है, ठीक है। तो इसमें बच्चे के अराउंड जो हम पूरा टीचिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है।
तो ट्रेडिशनल टीचिंग में अगर देखो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। टीचर आता है क्लास में, बुक खोलता है, ठीक है, या बुक नहीं खोलता है, मतलब अपने तरीकों से जो लेक्चर मेथड है वो लेक्चर देता है और इंस्ट्रक्शंस देता है कि ऐसे करो ऐसे करो, और फिर चला जाता है। वो एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है वो टीचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट पे टीचर है। बट हम लर्नर सेंटर्ड की बात करें, इसमें लर्नर जो है वो चीज़ों को करके सीखता है, ठीक है। तो इसमें टीचर जो है वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि लेक्चर दिया खत्म, नहीं, वो एक पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पर लर्निंग हो सकेगी, ठीक है। वो उस फिर इन्वायरमेंट में जो भी उसने अपना मतलब चाहे कोई एक्सपेरिमेंट हो, चाहे जैसे भी करके हो रहा हो, तो उसमें वो ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और फैसिलिटेट करेगा जो उनको प्रॉब्लम्स दी गई है उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिफाइन करने में, फिर उनको सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, कहीं अटक रहे हैं तो उनको कैसे चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, उन सब चीज़ों को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में जो है लर्नर सेंटर में रहता है, मतलब कि पूरे टीचिंग प्रोसेस के, और उसके अराउंड जो है पूरा टीचिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। सो टीचर जो है फैसिलिटेटर होता है, इसमें मोटिवेट करता है लर्नर को बिफोर, क्योंकि टीचर सेंटर में तो आते हैं और क्वेश्चन जो बुक है उससे पढ़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इंडिविजुअली भी काम करते हैं और ग्रुप्स में भी काम करते हैं, दोनों चीज़ें हैं, पीयर्स के साथ, मतलब अपने आसपास से जो है वो इंटरेक्शन करके सीखते हैं। क्वेश्चनिंग होती है, एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग वही होगी ना जहाँ मतलब टीचर का दबदबा कम होगा, आप समझ रहे हो, जिस प्रोसेस में लर्नर की सुनी जाएगी वही क्वेश्चनिंग होगी। एक्सपेरिमेंटेशन से सीखते हैं, बुकिश लैंग्वेज से नहीं सीखते हैं, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा नहीं होता कि मतलब रिजिड सीटिंग अरेंजमेंट है, नहीं, जैसे मतलब ऐसे भी हो सकता है हमने सर्कल में बिठा लिया, हमने यू शेप में बिठा लिया, जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्लास की वैसा ही होगा, ठीक है। और जो असेसमेंट होती है इज पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है तो उसी बीच उसी लर्निंग प्रोसेस में वो बच्चों की असेसमेंट भी करता है, ठीक है। मटेरियल TLMs भी यूज़ होते हैं इसमें, बहुत सारे डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहता है, मतलब तानाशाही नहीं चलती है टीचर की इसमें, तो यही लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ अ स्टूडेंट। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है उसमें स्टूडेंट के प्रोग्रेस करने का मतलब हमें कैसे पता चलता है। आपके ऑप्शंस हैं, कंप्लीटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ लेसन ऑन टाइम, कि इतना टाइम में अगर उसने इतने लेसन कर लिए मतलब उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो अचीव हो गई है। सो बी ऑप्शन है द नंबर ऑफ आवर्स जो स्टूडेंट स्पेंड्स ऑन अ टॉपिक, की उसका हम प्रोग्रेस इस चीज़ से डिसाइड करेंगे कि वो एक टॉपिक पे कितने घंटे वो मतलब पढ़ सकता है उसको। ऑप्शन सी टीचर्स इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि स्टूडेंट को बिहेवियर को हम असेस करके देखेंगे कि हाँ कितना प्रोग्रेस हुआ है उसमें। या फिर मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल, कि उसमें ये नहीं है कि इतने नंबर ऑफ चैप्टर्स चले गए, हाँ एक स्पेसिफिक उस चीज़ में से मतलब उसने गेन क्या किया, जो उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था उस चीज़ को पढ़ाने का, क्या या तो कोई स्किल थी या कोई नॉलेज थी, क्या उसने गेन करी है या नहीं करी है। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी, मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल एंड नॉलेज। तो कॉम्पिटेंसी बेसिकली क्या होता है, कॉम्पिटेंसी होता है कुछ करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में हम ना सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया या थ्योरी दे दी, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी, नहीं, इसमें स्किल पे बहुत ध्यान दिया जाता है। स्किल जैसे मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब नॉर्मल स्किल्स की बात करें जैसे एडिशन या माइनस, ये भी स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा, हमने किसी को मतलब पढ़ाया, मतलब एक क्लास में हमने पढ़ाया, प्लस करना सिखाया, अगर वो बच्चा प्लस करना सीख गया यानी कि वो स्किल उसको हासिल हो गई, तो मतलब हाँ वो प्रोग्रेशन, जो यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग मतलब वो जो स्किल है वो गेन हो गई, तो हाँ ये जो सक्सेसफुल रहा है हमारा जो पढ़ाने का था। अगर नहीं हुआ तो अभी तक मतलब वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन इट, हमें अभी और काम करना है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में देखा जाता है कि जो स्किल उसको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्या उसने वो गेन की या नहीं की। तो स्किल्स और नॉलेज पे प्रॉपर वो जो है फोकस रहता है, ना कि सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो फैक्ट्स पे इस पे फोकस रहता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा और एग्जांपल, साइंस में एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम एक प्लांट ले आए हैं, तो प्लांट में पानी रोज डाल रहे टीचर, तो वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं और उसमें भी स्किल डेवलप होती है इस चीज़ की कि अगर मैं प्लांट को पानी दूंगा तो वो बढ़ेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्किल, ठीक है। ऐसे जो कोऑपरेशन की सोशल स्किल्स भी हो सकती है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच में बेसिकली स्किल्स पे ज़्यादा काम किया जाता है कि वो अचीव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो वही प्रोग्रेशन की जो यूनिट इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इन विच मेथड डज अ टीचर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड देन एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट, कि कौन सी मेथड में पहले टीचर एक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हिंदी में आप देख सकते हो कि किस विधि में शिक्षक पहले प्रयोग करता है और फिर छात्रों को उस प्रयोग की जो है व्याख्या करता है। इसके ऑप्शन है आपके पास इंडक्टिव मेथड दैट इज आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड निगमन विधि डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन विधि, या डिस्कवरी लर्निंग जो मेथड है वो है कि खोज विधि, कि पहले टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर देगा ये कौन सी जो है विधि में या कौन से जो मेथड ऑफ टीचिंग में होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत इजी है ये भी, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि टीचर डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है, जैसे कि प्रदर्शन लिखा हुआ है करके दिखाना, तो इसमें नॉर्मली टीचर जो है वो पहले एक्सपेरिमेंट करेगा और फिर उसको समझा देगा। सोडियम को पानी में डाला टीचर ने, तो वो जो सोडियम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ या जो भी चिंगारियां उसमें से निकली, टीचर पहले करेगा एक्सपेरिमेंट उनके सामने और फिर समझा देगा, ठीक है। इसमें बच्चा करके नहीं देखता, टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो या करेक्ट आंसर इज सी, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है विच मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स टू जनरल प्रिंसिपल्स और जनरलाइजेशन, कौन सी विधि में विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। इसके ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, या प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। अब ये आई होप जो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो सही होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि स्पेसिफिक एग्जांपल्स देकर उसको जनरलाइजेशन कौन से मेथड में किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, दैट इज इंडक्टिव मेथड। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि एक टीचर है वो अपनी क्लास को ये समझाना चाहते हैं कि मतलब ये एक जनरल रूल है, ठीक है, बट उसने बताया नहीं है, बट वो समझाना चाहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो सामने के ऑपोजिट के जो एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। पर अभी उसने मतलब ये जनरल फॉर्मूला की सभी ट्रायंगल पे ये लागू होता है ये नहीं बताया। उसने क्या कहा है, बच्चों तुम 3 ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है, ए बी और जो भी नीचे आप जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो, तो इसमें 2-2 साइड तुम्हें सेम रखनी है, जैसे ए बी और ए सी सेम रखना है। तो पहले में 6 सेंटीमीटर रखा, दूसरे में 8 सेंटीमीटर रखा, तीसरे में 10 सेंटीमीटर रखा। तो अभी ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एंगल ए और सी को जो बी और सी को जो ऑपोजिट एंगल थे दोनों इक्वल साइड्स के उनको मेजर किया। तो इन तीनों एग्जाम्पल में फिर उन्होंने देखा कि अरे हाँ ये दोनों एंगल जो ऑपोजिट है इक्वल साइड्स के वो एंगल तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने उस रूल को जनरलाइज कर दिया कि हाँ ये रूल जो है सभी ट्राइंगल्स पर लागू होता है कि अगर 2 साइड एक ट्राइंगल की इक्वल रहेंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो इसमें से पहले उन्होंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ली, फिर जो है उन्होंने वो जो है ये जनरलाइजेशन तक जो भी वो पढ़ाना चाहते थे उस तक पहुंचे हैं। तो इस मेथड को जो है इंडक्शन मेथड कहा जाता है। इसका उल्टा जो है वो डिडक्टिव मेथड है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल बता देंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स देंगे, मतलब कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पे बाद में पहुंचते हैं, फॉर्मूला पहले दे दिया जाता है। जैसे कि हमने बोला एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया L/B होता है, हमने बता दिया सीधा, और उसके बाद एक सिंगल हमने रेक्टेंगल की एग्जाम्पल लेके वो सॉल्व करके देखा। तो हाँ ये डिफरेंस होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड में हम पहले स्पेसिफिक एग्जाम्पल से एक रूल तक पहुंचते हैं क्योंकि वो सभी में दिखाई दे रहा होता है, और फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ अब देखो हमने 3-4 ट्राइंगल में करके देखा है, इसका मतलब सभी जो तरह की ट्राइंगल होती है अगर उनकी 2 साइड इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर जो कि इंडक्टिव या आगमन विधि। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द की रोल ऑफ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तरीका है सिखाने का, समस्या समाधान विधि में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है। ऑप्शन है हमारे पास ए टू गिव द स्टूडेंट्स फाइनल सॉल्यूशन, की सीधा समस्या का अंतिम समाधान ही दे दो। बी है टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स इन एनालाइजिंग इट, कि आप समस्या को प्रस्तुत करेंगे उनके सामने और फिर उसका जो समस्या समझने में उनकी मदद करेंगे, ठीक है। समस्या का समाधान नहीं दे देंगे, उसका विश्लेषण करने में उनकी सहायता करेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। सी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देमसेल्फ, की जो समस्या है वो खुद ही हल कर दे। या डी है टू एनकरेज रोट मेमोराइजेशन, की अच्छा आपने एक प्रॉब्लम दे दिया, आपने जैसे कि कोई फॉर्मूला दे दिया तो इसको याद कर लो, ठीक है, वो उसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो जो भी उसका जो सॉल्यूशन है वो सीधा रटने को हम कहेंगे टीचर। तो ये तो मतलब आउटराइट गलत आंसर लग रहा है हमें, मतलब सुनने में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, विच इज टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स इन एनालाइजिंग इट, कि जो समस्या को प्रस्तुत करेंगे बट उसका सॉल्यूशन नहीं देंगे, उसमें जो टीचर है वो उसको थोड़ा समझाएगा कि आपको करना क्या है, उस प्रॉब्लम को ढूंढने में हेल्प करेगा टीचर जो है, असिस्ट करेगा, ठीक है। तो हाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली प्रॉब्लम तो बच्चों को ही सॉल्व करनी है, बट टीचर का क्या काम है ना कि टीचर जो है प्रॉब्लम उस जो पूरे मेथड में सॉल्यूशन तक पहुंचने बच्चों को असिस्ट या गाइड कर सकता है, एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, प्रॉब्लम को पहले तो आइडेंटिफाई करने में ही हेल्प करेगा, कहीं उनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या तो वो क्या ही करेंगे। फिर वो जो सॉल्यूशंस देते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके वीकनेसेस और स्ट्रेंथ अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स वो या अलग अलग सॉल्यूशन लेके आते हैं वो करेंगे, और फिर जो उनको हेल्प करेंगे कि उन्होंने जो ऑल्टरनेटिव्स दिए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट या सबसे सटीक जो उसका सॉल्यूशन है वो क्या है उस तक पहुंचने में उनकी हेल्प करते हैं, ना कि उनको पूरा समाधान करके दे देते हैं। सो या बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। सब्जेक्ट सेंटर्ड में विषय केंद्रित दृष्टिकोण में पाठ्य पुस्तक का टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहता है। आपके ऑप्शन है ए इट सर्व्स एज अ सप्लीमेंट्री रिसोर्स टू अदर मटेरियल्स, एक मतलब बाकी सब चीज़ों के अलावा भी ये एक एज मतलब सप्लीमेंट्री उस चीज़ों में जुड़ा हुआ एक रिसोर्स है। बी इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स, कि हर चीज़ का जो सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड रहता है उसमें हर चीज़ का जो मेन मतलब सेंटर ऑफ जो फोकस मतलब एरिया है वो बुक्स ही रहती है, कि सब्जेक्ट सेंटर्ड में टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है। सी इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर असाइनमेंट एंड होमवर्क, कि सिर्फ होमवर्क या फिर असाइनमेंट देने के ही काम आता है। या डी टीचर्स इज एनकरेज्ड टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, कि टीचर को जो है पाठ्य पुस्तक से परे जाने पर प्रोत्साहित किया जाता है कि मतलब वो टेक्स्ट बुक से आगे जाके भी अलग चीज़ों से भी अलग सोर्सेज से भी पढ़ाए। सो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहता है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि सब्जेक्ट सेंटर जो अप्रोच होता है उसमें सब कुछ जो है टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाया जाता है। इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। सो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच रहता है उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हीं से सारी लर्निंग की ट्रांजैक्शन होगी। सो बी ऑल एंड एंड ऑल, पूरी क्लासरूम एक्टिविटी का टेक्स्ट बुक यहीं से शुरुआत होती है, यहीं पे सब खत्म होता है, टेक्स्ट बुक पे ही रहता है। ठीक है, सो हाँ इसका मतलब मेन चीज़ है कि टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। हर एक लर्निंग नीड है सारी टेक्स्ट बुक्स पे जाके ख़त्म होती है। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस को कभी भी अकाउंट में मतलब बहुत ही रेयरली अकाउंट में लिया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन से या एक्सपेरिमेंटेशन से इन सबको तो बहुत रेयरली कराया जाता है। क्लासरूम की सारी इंटरेक्शन जो है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड रहती हैं। सो हाँ, टेक्स्ट बुक का ही मेन जो पर्पस जो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच है टेक्स्ट बुक का ही इसमें मेन रोल रहता है। सारा ध्यान ही टीचर का और स्टूडेंट्स का टेक्स्ट बुक पे रहता है। क्वेश्चंस भी इवन की हमने देखा एग्जाम्पल्स के अलावा एक्सरसाइजेस, तो क्वेश्चन भी इवैल्यूएशन के लिए जो है वो भी टेक्स्ट बुक बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बड़ा सारा आ गया। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण के बीच में क्या अंतर है। सो ऑप्शंस है हमारे पास, कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स वर्किंग अलोन, की कोऑपरेटिव में सहकारी में अकेले मतलब एक साथ काम करना होता है और सहयोगात्मक में अलग अलग मतलब इंडिविजुअली काम करना होता है। बी है कोऑपरेटिव लर्निंग बड़े स्टूडेंट्स के लिए होती है और कोलैबोरेटिव यंगर यानी कि छोटे बच्चों के लिए होती है। सी है कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप अप्रोच विद अ स्ट्रक्चर्ड रिवॉर्ड सिस्टम, whereas collaborative learning is a broader methodology where students and teachers team together to explore। अच्छा, यानी कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है छोटे ग्रुप में होती है ये कोऑपरेटिव जो लर्निंग होती है, जबकि जो सहयोगात्मक या कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है एक बड़ी मतलब सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें पूरी क्लास और इवन के स्टूडेंट्स वो सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं कुछ भी नई चीज़ को मतलब सीखने में। डी है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, के कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सहकारी और जो सहयोगात्मक लर्निंग है वो ऑलमोस्ट जो सेम चीज़ है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, आप पॉज करके इसको दोबारा पढ़ के और फिर आप करेक्ट आंसर लिख सकते हो। हाँ, और इससे पहले जो हमने किया था ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कुछ स्टेप्स रहते तो वो स्टेप्स भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि है ऑप्शन सी था हमारे पास। कोऑपरेटिव लर्निंग एक स्मॉल ग्रुप में होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक जो मतलब ब्रॉडर लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है,
सो एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोऑपरेटिव लर्निंग में मतलब क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो जिम्मेदारी रहती है वो इंडिविजुअल की रहती है, कोलैबोरेटिव में पूरे ग्रुप की रहती है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग की एग्जांपल देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चों को बोला गया कि हाँ आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। टीचर ने हाँ जो सिचुएशन दी कि हर एक बच्चे को एक जो है हमें स्टोरी लिखनी है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि टीचर डिसाइड करेगा, टीचर क्या करेगा, बच्चों को अलग अलग रोल देगा, फिर वो बच्चे मिलके कि हाँ कोई स्टोरी लिखेगा, ये टाइटल सोचेगा, ये कैरेक्टर के नाम डिसाइड करेगा। तो सब बच्चे जो अपना अपना काम करते हैं, फिर वो मिलते हैं और फिर एक स्टोरी बनती है। आप समझ रहे हो, ये एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, पूरी क्लास जो है, ठीक है, पूरी क्लास को टीचर एक टाइटल दे देता है, अब इस पे स्टोरी लिखो, तो सब बैठ के काम कर रहे होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर टास्क नहीं होते हैं, ठीक है। पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्रुप को जो दे दी जाती है उस काम की, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव लर्निंग में होते हैं सब अपना अपना काम कैसे कर रहे हैं इस पे भी ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है इसमें, ठीक है। और जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है वो तो पूरा का पूरा जो है आपने पूरा उस ग्रुप पे ही दे दिया है कि अब बैठ के आप इस चीज़ को सॉल्व करो। रियल लाइफ सिचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है कुछ, जैसे कि इसमें छोटे बच्चों की एग्जांपल दी कि आपने स्टोरी दे दी, तो कोऑपरेटिव में आपने हाँ तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, फिर सब मिलके काम करते हैं। और इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस पार्ट का जो अच्छा काम हुआ है क्योंकि ये बंदे ने अच्छा काम किया, तो ये सब भी आ जाता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में ग्रुप का एफर्ट रहता है, सारी अथॉरिटी जो है वो ग्रुप की रहती है, तो वो ब्रॉडर लेवल पे होता है। सो वही मेन डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the process in which learner attempts various random responses to a problem until a correct one is found? इसके ऑप्शन इसमें रह गए हैं, मैं आपको इसके ऑप्शन बता देती हूँ वैसे ही वर्बली। तो मैंने इसमें ऑप्शन लिखे थे जब मैंने पीपीटी बनाई थी, पता नहीं सेव नहीं हुआ या कुछ तो हुआ, बट मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शन जो ए है हमारे पास वो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब वो लर्निंग करता है, तो ठीक है। बी हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो है ट्रायल एंड एरर। सी ऑप्शन हमारे पास है इसका लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। आई होप आपको समझ आ रही होगी क्योंकि अब ऐसे ही लिखा जा रहा है इसमें, ठीक है। और डी ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन डी है थ्रू इमिटेशन, कि कौन से प्रोसेस में जब लर्निंग होती है तो बच्चा पहले अलग अलग चीज़ें करके देखता है और फिर जो सटीक बैठती है वो चीज़ मतलब उसमें वो चीज़ जो है वो मतलब करेक्ट हो जाता है, मतलब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक वो अलग अलग चीज़ें करके देखता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ज़्यादा बोलूँगी तो इसका आंसर ही बोल दूंगी यहीं पे ही, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो हमारे पास था, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है ट्रायल एंड एरर। इसके नाम से हमें पता चल रहा है ना कि पहले ट्रायल्स करके देखेगा, एरर्स होंगी और फिर उसका जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है, फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। तो एक बच्चा जो है बहुत सारे अटेम्प्ट करता है एक स्किल को, पहले वो जैसे साइकिल भी चलाना सीखता है तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड ही होता है, कितनी बार तो वो गिरता है, गलतियां करता है, फिर वो सीखता है। तो कितनी चीज़ों का पहले वो रैंडम चीज़ें करके देखता है और फिर एक करेक्ट आंसर पे जो पहुंचता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि आप और क्वेश्चंस ऐड करो, बट आप मेरे को ये बताओ अगर मैं और क्वेश्चंस ऐड करूंगी तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आप मुझे इसका सॉल्यूशन दो, या तो मैं क्वेश्चन ऐड करूँ उनको ज़्यादा डिस्कस ना करूँ, मतलब ठीक है, मतलब वो समझाऊँ ना उनको, या फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप ही मेरे को इसका जो है सही से सॉल्यूशन दो, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे को और क्वेश्चन ऐड करूंगी तो सच में अगर मैं इतना समझा के और क्वेश्चन ऐड करूंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी वो, ठीक है। तो या फिर पार्ट्स में बना सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि एक बार मैं 10-10 कर देती हूँ, फिर अगली बार दोबारा से यही जो है राउंड शुरू हो जाएगा, वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। सो आप बताओ मेरे को क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय, आप पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।